जिसके ऊपर एज भी प्रभाव ना डाल पाए। आप 80 साल के हो जाओ, 90 साल के हो जाओ, और चाहे आत्मा जैसी चीज़ होती है तो आप दोबारा भी पैदा हो जाओ तो आपके अंदर वो समझ, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बरकरार रहे। ऐसा होता है समझ का प्रभाव, ऐसा होता है जागरूकता का प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मैं खासकर बच्चों के लिए बना रहा हूँ, किशोरावस्था के बच्चों के लिए। उनके मन में एक सवाल जैसे पैदा होता होगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई में हमको क्या करना चाहिए। पढ़ाई में दोस्तों दो ही चीज़ तो करनी होती है, एक होता है चीज़ों को समझना और दूसरा होता है उसको दिमाग में रखना। उसको आप रट्टा मार के याद रखिए, चाहे जैसे याद रखिए, लेकिन पढ़ाई में दो ही चीज़ करनी होती है, चीज़ों को समझना और उसको दिमाग में याद रखना। खासकर एग्ज़ाम में उसको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई हमको कैसे करना चाहिए या पढ़ाई क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझने के लिए। जैसे कि मैं अभी एक नेचुरल प्लेस में हूँ, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन यहाँ भरा हुआ है, तो क्यों नहीं यहाँ पे मैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की बात कर लूँ। ये पढ़ाई क्या है और पढ़ाई में हमको क्या करना चाहिए, उस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो दोस्तों देखो, किताब में बहुत अच्छे से कोई राइटर, एक बायोलॉजिस्ट या जो भी PhD किया हुआ, वो अच्छे से लिख देता है। मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था अपने बच्चों को, 10th क्लास के या 9th क्लास के या 11th 12th का भी मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो उनको मैं यही बोलता था कि देखो यहाँ किताब में कोई एक PhD या कोई साइंटिस्ट जैसे H.C. वर्मा, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, वो क्या करते हैं कि जो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है और उनके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने जो कुछ भी समझा है, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, चाहे बायोलॉजी के फील्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने जो कुछ भी समझा उस चीज़ को उन्होंने कागज़ पर लिखा, समझाने के लिए। क्यों लिखा? समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए। हम जैसे बेवकूफ़ लोगों को समझ लो, उसको मैं ऐसे ही बोलता था लड़का लड़की को कि हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने ये सब लिखा। और हम देखो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि हमको उन्होंने इतना मेहनत किया, एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देने के लिए उन्होंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो साहब ने कितने सारे स्ट्रगल किए यार, उनको तो अच्छा खासा जेल में और नज़रबंद कर दिया गया, कितना उनको पनिशमेंट दिया गया पहले के ज़माने में। तो उन लोगों ने इतने सारे प्रॉब्लम को फेस किए, इतने सारे तकलीफ़ को झेले, किस लिए? क्योंकि उनके अंदर इच्छा थी कि जो कुछ भी अंधविश्वास है, जो कुछ भी अज्ञानता है, उस सबको हमको दूर करना है। पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा, भले ही मुझे कोई पनिशमेंट दे तो दे। गैलीलियो साहब ने क्या किया कोर्ट में? यही बोल दिया कि यार मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे बोलने से थोड़ी जो हो जाएगा कि सूरज घूम रहा है और पृथ्वी रुकी हुई है, मेरे बोलने से थोड़ी जो होगा, वो तो अभी भी घूम रही है। लेकिन आप लोग चलो बोलते हो कि नहीं ऐसे बोलो, तो मैं बोल देता हूँ कि पृथ्वी रुकी है, सूरज घूम रहा है। तो इन लोगों के अंदर क्या है यार? वही इच्छा है कि मैं लोगों को समझा दूं कि क्या है फैक्ट, क्या है हकीकत, क्या है ज्ञान, क्या है समझ, क्या है साइंस, किस तरह से ये नेचर काम कर रहा है, किस तरह से ब्रह्मांड काम कर रहा है, किस तरह से एटम काम कर रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, किस तरह से दो एटम रिएक्शन कर रहे हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल बन रहा है। ये सब साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज़ को लिखा। किस लिए? हम जैसे लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए उन्होंने ये सब मेहनत किया, एफर्ट किया। तो तुम यार इस चीज़ को इतने बेवकूफ़ मत बनो कि इस चीज़ को तुम समझ नहीं सकते हो। ये मत बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं भी समझाता हूँ और तुम भी समझने की कोशिश करो। इस तरह से मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ये होता था मेरा तरीका ट्यूशन पढ़ाने का कि देखो मैं क्या समझाऊंगा तुमको। ये बहुत बड़े राइटर ने, बहुत बड़े PhD होल्डर ने इस किताब को लिखा है और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने किसी साइंटिस्ट को समझा है कि वो क्या बोलना चाहता है, उस चीज़ को अपने तरीके से सिंपल भाषा में। जैसे भारती भवन की किताब उस समय बहुत फेमस होती थी, 93-94 की मैं बात कर रहा हूँ। और फिजिक्स के फेमस राइटर जो H.C. वर्मा है, उन्होंने भी भारती भवन से ही अपना जो बुक है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उन्होंने उसी प्रकाशन से प्रकाशित किया है। तो उस ज़माने में, आज के समय मुझे मालूम नहीं है कि भारती भवन कितना बड़ा पब्लिकेशन है, तो उस समय मैं अपने जो बच्चे थे उनको मैं इसी तरह से ट्यूशन पढ़ाता था। उनको मैं बोलता था कि देखो यहाँ पे एक बहुत बड़े राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इतने अच्छे तरीके से मैं लिख नहीं सकता हूँ जितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। तो तुम इनको पहले समझने की कोशिश करो, किताब को पढ़ के समझने की कोशिश करो। ये भारती भवन बुक है, चाहे जो कुछ भी बुक है, तुमको जो कोई भी बुक तुमको सबसे बेस्ट लगता है, उस बुक को समझने का कोशिश करो।
कुछ डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो, मैं उस चीज़ को जो इतना मैंने समझा है अपने तरीके से मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे यहाँ बात आई प्रकाश संश्लेषण की, तो दोस्तों किताब में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहेगा, फ़ोटो वोटो बना के लिखा रहेगा, उसमें बताया गया रहेगा कि कैसे ये जो पेड़ के पत्ते हैं किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, 25 साल पहले जो कुछ पढ़ा हूँ उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पत्ते के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ पे पानी होता है, पानी जो कि पेड़ अपने जड़ से भी ले सकता है और बाहर सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है वहाँ से भी ले सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, पानी ले लिया और क्लोरोफिल नाम का एक कैटलिस्ट जो पेड़ के अंदर होता है, ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन देते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस के थ्रू अपने लंग्स में लेते हैं और लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट में वो फिर ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में दौड़ाता है और जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो हमारे नाक से छोड़ देते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड या ये गाड़ी मोटर जो धुआं छोड़ते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सर कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस चीज़ को समझो दोस्तों कि मैंने ये जो कुछ भी अभी बोला इस वीडियो में, इस चीज़ को मैंने कैसे बोला, क्या मैंने रट्टा मार के बोला? नहीं, इस चीज़ को मैं समझा उस समय। मुझे याद है एक घटना कि एक क्वेश्चन पूछा गया था 9th या 10th क्लास में, देवल देव सर, नहीं देवल देव नहीं, उनका कुछ नाम, जो भी नाम समझ लो, नाम उनका था, कुछ दिमाग में याद नहीं आ रहा है। देवल देव तो मेरे फिजिक्स के टीचर के नाम है जो इनसे मैंने ISC में मुफ्त में ट्यूशन पढ़ा हूँ, तो उनको मैं नमन करता हूँ, उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों जो भी बायोलॉजी के टीचर होंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पौधे रात में श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस सांस में लेते हैं, कौन सी गैस को ऑब्जॉर्व करते हैं, और उसका आंसर मैंने मार दिया था ऑक्सीजन। 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने मार दिया था ऑक्सीजन। मेरे आंसर को सर ने गलत काट दिया था, तो मैं थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ गया कि मैं सर को कैसे बताऊं कि ये मेरा आंसर सही है। मैंने तो किताब में जो पढ़ा है और उसको जिस तरीके से मैं समझा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर ऑक्सीजन होना चाहिए, कि पौधे रात में ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और दोस्तों मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में जब मैं बात कर रहा था उस समय मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, वो है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी के बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया कि सूरज की रोशनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। तो वही मैंने सोचा कि रात में तो सूरज की रोशनी होगी नहीं और पौधे को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो दिन में जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसी ऑक्सीजन को वो लोग खुद भी यूज कर लेते होंगे। तो रात में वो लोग, तो सूरज की रोशनी है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो उनको जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से लेंगे? तो बाहर से ऑक्सीजन ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा मैंने उनको सर से मैंने हिम्मत करके जाके सर को मैंने बताया कि सर इसका आंसर तो मुझे लग रहा ऑक्सीजन होगा, और मैंने अपना लॉजिक भी दिया, बल्कि किताब में भी कुछ दिखाया कि सर देखिए इस तरह से किताब में लिखा है। तो सर बहुत प्रभावित हुए, वो सोचने लगे कि यार तुम सही बोल रहे हो, रात में तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए। और पूरे क्लास में भी लड़के बोलने लगे यार तुम तो टीचर को भी यार गलत साबित कर दिए। तो ऐसा होता है समझ का प्रभाव दोस्तों। लेकिन वही जब आप रट्टा मारो, फोटोसिंथेसिस के बारे में लाइन बाय लाइन जो कुछ भी लिखा हुआ है किताब में, भारती भवन हो चाहे कोई भी बुक हो, उसमें रट्टा मार लो, एक एक लाइन रट्टा मार लो, तो फिर आप इस तरह से आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। तब आप इस तरह से सर के सामने जाके ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं सर मुझे तो लग रहा है कि रात में पौधे भी ऑक्सीजन लेते होंगे, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रात में ऑक्सीजन लेंगे। कि सबको जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करेगा और हमको एनर्जी देगा, तो ऑक्सीजन चाहिए। मैंने ऐसा सर को लॉजिक दिया और सर एग्री हो गए। तो दोस्तों ये होता है रट्टा मारने में और समझ में फ़र्क। आप समझ के बल पर, आप बूढ़े भी क्यों ना हो जाओ, आप 80 साल के भी हो जाओ, आपके अंदर वो समझ बरकरार रहेगी। ऐसी होती है समझ का प्रभाव। आप मुझे 80 साल के एज में भी पूछोगे कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो उस समय भी मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ। 10 साल बाद मैं दादा बन जाऊँगा तो अपने पोता को भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि ये देखो ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है। ये होता है समझ दोस्त। समझ का ऐसा प्रभाव होता है कि आपके उम्र उसको कुछ
कुछ नहीं कर सकती है, बुद्धि को कर सकती है। बुद्धि जैसे कि आप क्लोरोफिल, इस वर्ड को आप भूल सकते हो, लेकिन मोटा मोटी जो एक्सपीरियंस है, मोटा मोटी जो समझ है वो बरकरार रहेगी। क्लोरोफिल को भूल जाओगे, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम शायद होता है, उस एलिमेंट को भूल जाओगे, लेकिन इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं, पौधे ऑक्सीजन कैसे देते हैं, कैसे ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन का जुट जाना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रट्टा मत मारो। रट्टा में और समझ में ये फ़र्क है। जो कुछ भी पढ़ो समझ कर पढ़ो। समझने के बाद आपको लगता है नहीं यार इसको तो मुझे याद रखना पड़ेगा, मैंने एग्जाम में लिख कैसे पाऊंगा। अब जैसे मुझे आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज भी बोलोगे लिखने के लिए तो मैं ज़रूर 10 लाइन लिख दूंगा, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ज़रूर टीचर को 3.5 या 4 नंबर देने पड़ेंगे। उनको लगेगा कि हाँ यार ठीक ही तो लिखा है, तो 3.5-4 नंबर क्यों नहीं देंगे। ये होता है समझ, जिसके ऊपर एज भी प्रभाव ना डाल पाए। आप 80 साल के हो जाओ, 90 साल के हो जाओ, और चाहे आत्मा जैसी चीज़ होती है तो आप दोबारा भी पैदा हो जाओ तो आपके अंदर वो समझ, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बरकरार रहे। ऐसा होता है समझ का प्रभाव, ऐसा होता है जागरूकता का प्रभाव। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।